हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्वेल्थ इंटरमीडिएट की क्लास के अंतर्गत आपको ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पढ़ाया जा रहा है। इसमें कल हमने आप लोगों को एकक सेल यानी कि यूनिट सेल के बारे में बताया था कि यूनिट सेल में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन सा यूनिट सेल कितने एटम्स को रखता है। जैसे हमने कहा कि अगर कोई साधारण घनी एकक सेल है तो उसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1 होगी। अगर कोई एफसीसी है तो उसमें कुल परमाणुओं की संख्या 4 होगी। कोई बीसीसी है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या 2 होगी। तो यह हम लोगों ने एकक सेल के कुछ प्रकार पढ़े थे। इसके अलावा पैरामीटर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर जो एकक सेल होते हैं, यूनिट सेल होते हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 7 टाइप्स। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी तो 7 प्रकार के एकक सेल का अलग से डायग्राम भी बनाया गया है, और जो 7 प्रकार के एकक सेल हैं उनके लिए एक बाकायदा उन्होंने चार्ट भी एनसीईआरटी के बुक्स में बनाया है, जिसमें एक तरफ एकक सेल और दूसरी तरफ उसकी क्वालिटी, गुण लिखे हुए हैं। हम आपको नोट्स में देंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि पैरामीटर के आधार पर एकक सेल, यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं। पैरामीटर हमने आपको बताया था कि अगर कोई एकक सेल है, एकक सेल, तो इसमें मुख्यतः 2 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है उसकी लंबाई ABC और दूसरा होता है उसका कोड अल्फा बीटा गामा। तो इस ABC और अल्फा बीटा गामा के आधार पर एकक सेल 7 प्रकार के दुनिया में देखे गए हैं, पाए गए हैं, खोजे गए हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि पैरामीटर के आधार पर एकक सेल, तो पैरामीटर के आधार पर एकक सेल 7 प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे होगा? किसी में हो सकता है तीनों लंबाई बराबर हो, और किसी में हो सकता है तीनों कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो। ऐसा हम लोगों ने देखा। कुछ ऐसे देखे कि किसी में 2 लंबाई बराबर थी, एक बराबर नहीं थी। किसी में 2 कोण 90 थे, एक कोण 90 नहीं था। तो ऐसे करते हुए हम लोगों ने 7 प्रकार के एकक सेल दुनिया में पाए हैं, और इन 7 प्रकार के एकक सेल का अलग अलग नाम है। जैसे किसी को हम लोग चतुष्फलकीय एकक सेल के नाम से जानते हैं, किसी को हम लोग साधारण एकक सेल के नाम से जानते हैं, किसी को हम लोग एक नतक्षीय एकक सेल के नाम से जानते हैं। इनके बारे में और इनकी क्वालिटी वैसे हम आपको नोट्स में दे देंगे, लेकिन आज के लिए आप पहले टॉपिक को जानिए कि पैरामीटर के आधार पर एकक सेल 7 प्रकार के होते हैं। और ये जो 7 प्रकार के एकक सेल हैं, यह 14 तरह के क्रिस्टल बनाते हैं। यह भी जानिए, पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के एकक सेल होते हैं, और यह जो है 14 प्रकार के क्रिस्टल बनाते हैं। हमने पहले ही दिन कहा था कि एकक सेल से ही आपका क्या बनता है? जालक बनता है, और उस जालक से ही क्रिस्टल बनता है, और क्रिस्टल से ही ठोस बनता है। तो ये जो एकक सेल है, 7 प्रकार के एकक सेल हैं, यह 14 तरीके के क्रिस्टल बनाते हैं, और इन 14 तरीके के क्रिस्टल को ब्रावेस लैटिस के नाम से जाना जाता है, या ब्रावेस जालक के नाम से जाना जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर से समझिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक था पैरामीटर के आधार पर एकक सेल। उस दिन आप एकक सेल के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पे आपने परमाणुओं के आधार पर पढ़ा था। यहाँ पर आप पैरामीटर के आधार पर पढ़ रहे हो। तो पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के एकक सेल होते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या है? जो उसकी लंबाई है और जो कोण है। किसी में लंबाई बराबर होगी, कोण 90 होगा। किसी में लंबाई बराबर नहीं होगी, तब कोण 90 होगा। किसी में लंबाई बराबर होगी लेकिन कोण 120 डिग्री का होगा। भाई अगर यही है आपका एकक सेल, अगर कुछ इस तरीके से झुका हुआ बना दिया तो एक नया प्रकार का एकक सेल हो गया। ये बना तो डब्बा है, लेकिन एक नया शेप का बना कि नहीं बना? तो ऐसे करते हुए 7 प्रकार के एकक सेल दुनिया में देखे गए हैं, और इन 7 प्रकार के एकक सेल 14 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। इन 14 तरीकों से अरेंज होने वाले क्रिस्टल को नाम ब्रावेस जालक यानी कि ब्रावेस लैटिस के नाम से जाना जाता है। पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ब्रावेस लैटिस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि 7 प्रकार के एकक सेल जब आपस में अरेंज होते हैं तो एक नया प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं।
उस क्रिस्टल को ब्रावेस जालक यानी कि ब्रावेस लैटिस कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो यह हमारा एकक सेल से जुड़ा कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों ने समझा। अब देखिए एकक सेल में जो अगला पॉइंट जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो एकक सेल होता है घन के आकार का होता है। तो इस घन को यह जो साइड होती है इसे हम लोग कहते हैं किनारा, एज। क्योंकि यह एकक सेल है तो एकक सेल में भी किनारा होगा, एज होगा, और इसे हम लोग किससे लिखेंगे? ए से ही लिखेंगे। और जो परमाणु होगा, परमाणु को आपने देखा होगा हमने गोले से लिखा है। तो गोले की त्रिज्या होती है, रेडियस होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे किससे लिखते हैं? आर से। तो एक न्यूमेरिकल में रिलेशन है जिसको आपको याद करना है, संबंध है। किसका संबंध है? ए और आर का, ए तथा आर का संबंध। ये आपको आगे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो साधारण घनी एकक सेल होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो ए होता है यानी कि किनारे की लंबाई, वह परमाणुओं की लंबाई की ठीक दुगनी होती है। ए इज इक्वल टू 2r। यदि आपने साधारण घनी एकक सेल देखा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखा है, यदि उसके आपके परमाणु को रेडियस दे दी जाए तो उसकी आप कोर लंबाई, किनारे की लंबाई, एज लेंथ आप निकाल सकते हैं। यह उसका सूत्र है, ए इज इक्वल टू 2r। अगर आपके पास एफसीसी है तो एफसीसी का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू 2√2r। ये फार्मूला बाकायदा डिराइव किया जाता है। अगर आप कहेंगे तो हम इसका डेरिवेशन भी आपको बता देंगे, लेकिन वो कोर्स में आपके आता नहीं है, लेकिन कहेंगे तो इसको हम लोग बाकायदा डिराइव भी कर लेंगे। तो साधारण घनी एकक सेल में जो किनारे की लंबाई है और जो परमाणुओं के बीच का कोण है, ए इज इक्वल टू 2r है। एफसीसी में ए इज इक्वल टू 2√2r है। इसके अलावा जो आपका बीसीसी आता है, बीसीसी में आपका ए इज इक्वल टू 4/√3r है। यह रिलेशन है ए और आर का। आपसे न्यूमेरिकल लगेगा, आपसे कहेगा सवाल में कि एक एकक सेल में परमाणु की लंबाई 10 मीटर है मान लीजिए, और एकक सेल है एफसीसी, तो कहेगा किनारे की लंबाई बताओ। तो आप देखोगे एफसीसी है तो एफसीसी वाला फार्मूला लगाओगे, तो एफसीसी वाला फार्मूला है इक्वल टू 2√2r। आर यदि 10 है तो यहाँ लिख दोगे 10, 10 दूनी 20√2, यह तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम्पल में है, पहले चैप्टर में आप देखिएगा। तो एकक सेल के ए तथा आर के बीच में संबंध होता है। वह संबंध आपका हमने यहाँ पर बताया है कि अगर साधारण घनी एकक सेल है तो ए इक्वल टू 2r, अगर एफसीसी है तो ए इक्वल टू 2√2r, अगर बीसीसी है तो ए इक्वल टू 4/√3r। तो यह आपके एकक सेल के बारे में है और इसको बाकायदा हम लोग डेराइव भी करते हैं। यह डेरिवेशन भी हम आपको आगे बताएंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने शुरुआत की एकक सेल के पैरामीटर से। हमने बताया कि पैरामीटर के आधार पर एकक सेल यानी कि यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के यूनिट सेल 14 तरीकों से व्यवस्थित किए जाते हैं और इन 14 तरीकों के क्रिस्टल को ब्रावेस जालक, ब्रावेस लैटिस के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक था, हमने बताया कि हर एक एकक सेल में जो किनारे होते हैं इनको ए कहते हैं। ए का मतलब किनारा, एच, और जो आर है वह है परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम। एकक सेल के अंदर परमाणु होते हैं, आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं। तो ये जो आर है वह है आपका रेडियस ऑफ एटम। तो यहाँ पर देखा गया कि साधारण घनी में ए और आर के बीच में जो फार्मूला होता है वो ए इक्वल टू 2r के बराबर होता है। अगर एफसीसी में देखा जाए तो ए और आर के बीच में संबंध होता है ए इक्वल टू 2√2r का। बीसीसी में देखा जाए तो ए और आर के बीच में संबंध होता है 4/√3r का। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको इन सब रिलेशंस की हेल्प पड़ेगी। तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये सारे रिलेशन हम आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे, लेकिन वो आपके आगे अभी हम आपको बताएंगे। तो ये आपका जो 2 हेडिंग्स हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि जो आपका क्रिस्टल ठोस है, आपके बुक में दिया भी होगा, यह जो क्रिस्टल ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में एक प्रकार होता है इसका आयनिक ठोस।
एक होता है आपका सहसंयोजी ठोस, एक होता है उप सहसंयोजी ठोस, नहीं उप सहसंयोजी नहीं, आयनिक सहसंयोजी धात्विक ठोस। आयनिक को आयनिक, सहसंयोजी को कोवैलेंट सॉलिड, धात्विक को हम लोग कहते हैं मेटेलिक सॉलिड, और जो लास्ट आपका होता है और एक आपका होता है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए इसके बारे में भी आज जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो आपने पहले 7 प्रकार के पढ़े हो, उसके बारे में भी आपका एनसीईआरटी में बकायदा चार्ट टेबल बना हुआ है। इसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी में बकायदा चार्ट टेबल बना हुआ है। जब आप तीसरे या चौथे पेज पर आएंगे चैप्टर की शुरुआत में, तभी जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वैज्ञानिकों ने उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आयनिक ठोस जो आयन से मिलकर के बनता है। आयन आप लोग जानते हैं, कैटायन, एनायन, धनायन, ऋणायन। सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन तो NaCl हो गया। यदि कोई ठोस आयन से मिलकर के बनता है तो उसे आयनिक ठोस के नाम से जाना जाता है। अगर आप सहसंयोजी ठोस की बात करें तो जो सहसंयोजी यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड से मिलकर के जो ठोस बनता है उसे हम लोग सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जो धातु के आयन से मिलता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन में कई बार पूछा भी गया कि धात्विक ठोस में के अंदर एक चीज होती है कि धात्विक ठोस जो है वो धातु के आयन से मिलते हैं, और धातु का आयन यानी कि मेटेलिक आयन, मेटेलिक आयन का एक नाम होता है, उसका नाम होता है कर्नेल। क्योंकि नाम इसका अलग है इसलिए कई बार कंपटीशन में आया हुआ है कि व्हाट इज कर्नेल, कर्नेल किसे कहते हैं। तो जो धात्विक ठोस के आयन होते हैं, धातु आयन होते हैं, उन्हें कर्नेल कहा जाता है। और आणविक ठोस जो अणुओं से मिलकर के बने हो। तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं वो 4 प्रकार के हैं, 4 सिंपल प्रकार के हैं। आयनिक ठोस आयन से मिलकर के बने होंगे, उसमें सारी क्वालिटी, सारे गुण आयन वाले होंगे। सहसंयोजी ठोस सहसंयोजी यौगिकों से मिलकर के बने होंगे। धात्विक ठोस धातु के आयन से मिलकर के बने होंगे, और आणविक ठोस जो है वो अणु से मिलकर के बने होंगे। इन चारों में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नेल। यही प्रश्न आपके कंपटीशन में कई बार आया है, कर्नेल किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जो धात्विक ठोस के धातु आयन हैं, मेटेलिक सॉलिड्स के जो मेटल आयन्स होते हैं, उन्हें ही कर्नेल कहा जाता है। द मेटेलिक आयन्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स दैट इज नोन एज कर्नेल। बात क्लियर है। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों के आपको नाम लिख करके हमने बताए। सिंपल सी केवल डिफिनेशन इसके की कभी कभी आती हैं एग्जामिनेशन में। इसके अलावा जो आपका ठोस है, उस ठोस को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है चालक, कंडक्टर, एक होता है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, और एक होता है कुचालक। ये भी आप पहले से ही जान रहे हैं, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। चालक किसे कहते हैं? जो उष्मा और विद्युत धारा को आसानी से गुजरने दे। अर्धचालक किसे कहते हैं? जो उष्मा यानी कि हीट, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कम मात्रा में गुजरने दे। यानी कि हम यहाँ से 100 एम्पियर की करंट भेजें, लेकिन वह उधर कितने की निकाले? 5 एम्पियर की ही निकाले। तो जो उष्मा और विद्युत धारा को कम मात्रा में बहने देती है उसे हम लोग अर्धचालक। और इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, जो उष्मा और विद्युत धारा को बहने ही न दे, फ्लो ही न करने दे, उसे हम लोग कहते हैं कुचालक। ये तो हम लोग सिंपल जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों को एक वैज्ञानिक ने बताया और उनकी थ्योरी का नाम था बैंड थ्योरी, BAND, बैंड थ्योरी। उन्होंने कहा कि ठोस के अंदर 2 प्रकार के बैंड होते हैं। उन्होंने डायग्राम से बकायदा दिखाया
और जिन्होंने हमसे क्लास में पहला चैप्टर पढ़ा होगा उप सहसंयोजी यौगिक, जब हमने कोचिंग क्लास में बताया होगा, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया भी होगा कि जो बैंड होते हैं वो तीन भागों में उन्होंने दिए। 2 प्रकार के बैंड होते हैं, एक को कहते हैं कंडक्शन बैंड, चलन बैंड, और एक को कहते हैं वीबी, वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड। उन्होंने कहा जो चालक है ना, उसमें बैंड के बीच की दूरी कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद करके चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद करके जाते हैं तो विद्युत धारा भी आसानी से फ्लो करती है। आपको अगर पुराने लोग हैं तो वहां पर हमने बताया होगा कि जो डी कोष होता है वह 2 भाग में टूट जाता है, एक का नाम होता है T2G और एक का नाम होता है EG, ट्रिपली जनरेटेड ग्रुप एंड इक्वली जनरेटेड ग्रुप। वहां पर हमने उपसहसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर में बताया भी था। लेकिन यहाँ आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो ठोस होता है वो 3 प्रकार के ठोस होते हैं, चालक, अर्धचालक, कुचालक। चालक जो आपका आसानी से बिजली को, विद्युत को, हीट को पास करने दे। अर्धचालक जो आसानी से पास न होने दे, मतलब आप 100 एम्पियर देंगे तो 5 एम्पियर निकलेगा, कम मात्रा में निकलेगा। और कुचालक जो पास ही न होने दे। तो ये 3 होते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक ने बताया कि रीजन है। रीजन ये है कि जो इसके 2 बैंड होते हैं, एक बैंड को कहते हैं CB, चलन बैंड, कंडक्शन बैंड, एक को कहते हैं VB, वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड। कहा कि जो चालक है उसमें बैंड के बीच की दूरी कम होती, दूरी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा। अर्धचालक में दूरी बढ़ जाती है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं पहुंच पाता, कोशिश करता है इसलिए कम मात्रा में पहुंचता है। और कुचालक के बीच की दूरी सबसे अधिक होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता। इसको हम लोग कहते हैं बैंड थ्योरी। आप बाकायदा बैंड थ्योरी में अगर पेपर में आए बैंड सिद्धांत क्या है लिखिए, व्हाट इज बैंड थ्योरी। आप कहेंगे कि यह सिद्धांत ठोसों के 3 भागों में वर्गीकरण के बारे में बताता है, जिसमें चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में समझाया गया है। चालक की परिभाषा लिख देंगे, अर्धचालक की लिख देंगे और कुचालक की लिख देंगे। उसके बाद कहेंगे कि इसके द्वारा बताया गया है कि ठोसों के अंदर 2 प्रकार के बैंड होते हैं, एक बैंड को चलन बैंड और एक बैंड को संयोजकता बैंड कहते हैं। चालक में इन बैंडों के बीच की दूरी कम होती है, इस बैंडों के बीच की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालक में ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाते, उनको कोई माध्यम चाहिए, या तो हीट चाहिए या तो कुछ और चाहिए, इसीलिए यह अर्धचालक है। और कुचालक में क्या होता है, बैंड के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन का जाना संभव ही नहीं हो पाता। तो यहाँ आप लिख करके डायग्राम बना देंगे तो 3 नंबर के बैंड थ्योरी के क्वेश्चन में आपको पूरा अंक मिल जाएगा। तो ये आपका बैंड थ्योरी था। अब क्या होता है, जैसे अर्धचालक में दूरी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, तो हम बाहर से मदद लेते हैं, सीढ़ी लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जाए, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी हमारा काम होगा। देखिए अर्धचालक से आपका इस समय अधिकतर काम है। पहले जो आपकी टीवी थी उसका साइज खूब बड़ा होता था, क्यों? क्योंकि उसमें अर्धचालक नहीं था, उसको अलग से बाहर से स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था कि ज़्यादा करंट टीवी के अंदर ना पहुंच पाए। लेकिन अब टीवी के अंदर ही मदरबोर्ड में ही आपके छोटे छोटे चिप लगा दिए गए हैं, सेमीकंडक्टर लगा दिए गए हैं, ताकि आपका जो वोल्टेज बढ़ता घटता रहे तो टीवी पर कोई प्रभाव न पड़े। पहले के टीवी बड़ी भी खूब और ऊपर से स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ता था ताकि वोल्टेज कंट्रोल हो सके। लेकिन यह सब काम सेमीकंडक्टर के आ जाने से कम हो गया। तो सेमीकंडक्टर का यूज हमारी डेली लाइफ में भी बहुत है, और इससे जुड़ा हुआ एक फिजिक्स में इंटरमीडिएट में ही पूरा चैप्टर बना दिया गया है सेमीकंडक्टर। आप देखिएगा आपके कोर्स में लास्ट में होगा। तो इस सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया जाता है, अन्य सारी चीज़ें क्या हैं, वो अभी आपको इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे, तो वो हमारे कल के टॉपिक में होगा। तो आज के लिए इतना है।